हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स हब में हार्दिक स्वागत है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज अपना ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इंटरेक्शन के ऊपर बात की थी। स्पिन के आधार पर जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, इंटरेक्शन के आधार पर कौन कौन से अपने पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में अपन ने बीते लेक्चर में परिचर्चा की थी। और इसी के आधार पर मैंने आपको पार्टिकल्स, जो मूलभूत पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कुल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 आधारों पर उन्हें बांटा गया है। एक तो अपना स्पिन के आधार पर हो गया, दूसरा अपना अन्योन्य क्रिया के आधार पर हो गया, और तीसरा मैंने बताया था कण प्रतिकण के आधार पर। 2 पार्टिकल्स अपन ने देख लिए 2 प्रकार के। तीसरा पार्टिकल्स अपन देखते हैं कण प्रतिकण के आधार पर। अपना जो पार्टिकल्स होते हैं कण प्रतिकण के आधार पर, ठीक है। तो कण प्रतिकण के आधार पर कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं या कैसे पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। एक बार मैं देख लूँ, चेक कर लूँ, देखें विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अब ठीक है, अब विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। अब देखो, कण प्रतिकण के आधार पर अगर अपन पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो इसके ऊपर भाई अपना एक लॉ है, वो दिया था डिराक ने दिया था। और डिराक ने बोला था सन 1928 में इनके बारे में बताया। कण प्रतिकण के आधार पर सर्वप्रथम अपने डिराक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1928 में एक खोज की कि प्रकृति में सबसे पहले उन्होंने खोज की थी, वो की थी प्रोजेट्रॉन की। किसकी खोज की थी भाई? प्रोजेट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने पाया, जब प्रोजेट्रॉन की उन्होंने खोज की तो उन्होंने पाया कि यार अपनी प्रकृति में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने पाया कि प्रकृति में अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के समान एक दूसरा पार्टिकल है जिसके जो गुण है वो सेम है। इस इलेक्ट्रॉन के जैसे गुण है, इलेक्ट्रॉन का जैसा व्यवहार है, वैसा का वैसा ही कोई दूसरा पार्टिकल भी अपने प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन वो क्या है, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से विपरीत है, अर्थात इसका जो साइन है वो चेंज है बस। जो डिराक अपने वैज्ञानिक हुए 1928 में, उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाला प्रकृति में एक दूसरा पार्टिकल भी पाया जाता है, जो कि अपनी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की नेचर माइनस है, नेगेटिव साइन इसके साथ आ रहा है, तो प्रोजेट्रॉन में क्या आता है? प्लस साइन आता है। तो इसी पार्टिकल को फिर बोल दिया गया, बोले ये क्या हो गया, अपना प्रोजेट्रॉन हो गया। और फिर इस बात की जो पुष्टि की थी, वो की थी 1932 में कोल एंडरसन ने। किसने भाई? कोल एंडरसन ने इस बात की पुष्टि की कि अंतरिक्ष किरणों में इस पार्टिकल को खोजा। कोल एंडरसन थे, इन्होंने अंतरिक्ष किरणों में प्रोजेट्रॉन पार्टिकल को खोजा, या अंतरिक्ष किरणों में इन्होंने पुष्टि की कि वास्तविकता में कोई ऐसा पार्टिकल होता भी है क्या। तो इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष किरणों में इस पार्टिकल की पुष्टि की सर्वप्रथम। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है कि 1928 में अपने डिराक ने पता लगाया कि या किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम डिराक ने क्या किया, 1928 में देखा कि अपने इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाला कोई दूसरा पार्टिकल है, जो कि प्रकृति में अपने इलेक्ट्रॉन से भिन्न होता है। और फिर अब प्रकृति में भिन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल सकते, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बोल करके फिर उसे बोल दिया गया प्रोजेट्रॉन, ठीक है। उसे इलेक्ट्रॉन नहीं बोल करके क्या बोल दिया गया मेरे भाई? प्रोजेट्रॉन बोल दिया गया। फिर इसी बात की पुष्टि के लिए कोल एंडरसन ने 1932 में अंतरिक्ष किरणों में इस बात की पुष्टि की कि वास्तविकता में प्रोजेट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसका एक छोटी सी थ्योरी थी। बाकी इसका नोट्स में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा। अभी मेरे को यार 2-3 दिन हो गए, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं है। और बीएससी फाइनल ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है अपना सक्सेस पॉइंट फिजिक्स हब के नाम से, वहाँ पे आप जाओगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं दिया है। जो मेरे पहले के लेक्चर थे, जो 2023 से पहले, यानी 22-23 वाला जो अपना सेशन था, उसमें जो मैंने लेक्चर्स लिए थे, उसमें कंप्लीट मैंने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा रखी है। और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जब जा कर के देखोगे, एक चैप्टर और यूनिट क्लास ऐसा कोई एक थंबनेल बना हुआ है, उस वीडियो में आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास थोड़ा संयम है तो यार 1-2 दिन रुको, 1-2 दिन के बाद मैं नए नोट्स अपडेटेड कर दूंगा और उन सभी की लिंक
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा उन्हीं के ऊपर, तो वो वीडियो लेक्चर भी मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको देखने को मिल रहा होगा यार अपने पास नोट्स नहीं है, बोले एक लेक्चर हो गया है, दूसरा लेक्चर ये है। तो आप 2-3 दिन संयम रखना, नोट्स कंप्लीटेड आपको प्रोवाइड हो जाएंगे मेरे भाई। और बाकी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स के ज़रिए कंप्लीट चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स ज़्यादा काम आते हैं। और बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलेगा, बात करते हैं अपन कण प्रतिकण के आधार पर। तो कण प्रतिकण के आधार पर एक तो ये थ्योरी हो गई, और फिर इसके आधार पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट बताता हूँ, और इस नोट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कुछ याद हो या नहीं हो, इस नोट को ध्यान में रखिएगा कि अपनी प्रकृति में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अपनी नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, उन सब पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स प्रोवाइड हैं। यानी जितने भी पार्टिकल्स अपने नेचर में खोजे गए हैं या जितने भी पार्टिकल्स अपने नेचर में पाए जाते हैं, उन सब पार्टिकल्स के क्या होते हैं मेरे भाई, एंटी पार्टिकल होते हैं। सबके सब पार्टिकल्स के क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल होते हैं। अपने प्रकृति में जितने भी पार्टिकल्स खोज लिए गए हैं, उन सबके सब पार्टिकल्स के क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल होते हैं। उन सबके होते हैं। फिर अपन को क्या पता चले क्या कौन सा पार्टिकल है और कौन सा एंटी पार्टिकल है, इस बात का कैसा पता चले? तो इसको फिर अपन क्या करते हैं, जैसे मान के चलेगा इलेक्ट्रॉन अपना कोई पार्टिकल है, इस इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल अपन को दर्शाना है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, कण के ऊपर बाल लगा करके परिभाषित करते हैं। एंटी पार्टिकल को अपन किसी भी कण के ऊपर संयम से बैठोगे तो सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन को एंटी पार्टिकल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, पार्टिकल के ऊपर बाल लगा देंगे। और पार्टिकल के ऊपर बाल लगाने का मतलब है उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस का था, तो ये बार का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, और इसका नाम हो जाएगा अपना प्रोजिट्रॉन। तो ये बात तो हुई अपनी कण प्रतिकण की। अब कोई भी पार्टिकल ले लो ना यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ K+, और K+ का आपको कोई भी प्रकृति में अपना K+ तो खोज लिया गया। अब K+ का आपको कोई एंटी पार्टिकल पूछे तो आप क्या करोगे, K+ के ऊपर आप बाल लगा दोगे। K+ के ऊपर बाल लगाने का मतलब है इसका साइन चेंज हो गया था, K- हो गया। इसी प्रकार से आप ले लो π-, कोई भी पार्टिकल उठा लो, उसका आपको एंटी पार्टिकल बनाना है। एंटी पार्टिकल बनाने के लिए आप सबसे पहले π- के ऊपर बाल लगाओगे, और π- के ऊपर बाल लगाने का मतलब है कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी मेरे भाई, विपरीत हो जाएगी, अर्थात ये क्या हो जाएगा, π+ हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना किसी भी पार्टिकल को एंटी पार्टिकल कैसे बनाया जाता है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, इन सब के ऊपर अपन ने बात कर ली। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं। भाई मज़ा तो आ रहा है ना चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है, आना चाहिए भाई। थोड़ा आज यार तबीयत ख़राब है और थोड़ा पेन भी हो रहा है उंगलियों में, तो हो सकता है आपको लगे कि यार वो जोश नहीं है ना। बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, पर होता है ना, बोले जब तक अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहे तब तक कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता। बस वही थोड़ा बहुत आपको हो सकता है बोले कि यार वो कल वाला जोश नहीं है, जोश तो वही है यार, पर क्या करें। हाँ ठीक है, अब चलेगा अपन आगे। पार्टिकल एंटी पार्टिकल आपने पढ़ लिया, और पार्टिकल एंटी पार्टिकल पढ़ने के बाद अपन को अब आगे बढ़ना है। और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है कि एंटी पदार्थ क्या होता है। एंटी पदार्थ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोले एंटी पदार्थ क्या होता है 2 नंबर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एंटी पदार्थ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप इसको यार पहली बार आप सुन रहे हो, अब इस चीज़ को कभी कभार क्या करते हैं टीचर्स, ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, बोले विद्यार्थी खुद पढ़ लेगा। अब मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ कि जितना पढ़ाया जाए, अगर स्टूडेंट उतना भी पढ़ लेना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। भाई हम भी इस दौर से गुजरे हैं। अब आपको मान के चलेगा, मैं कोई यहाँ पे कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ तो आपको विश्वास है कि बोले यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे या सामने जो भी कोई टॉपिक कराया जाएगा वो आपको ये विश्वास है कि यार एग्ज़ाम में टपकेगा वो।
कंप्लीटली कोर्स कराया जाएगा और वो एग्ज़ाम में आएगा, तब जाकर के आप मेरे से पढ़ोगे, आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे। अब मान के चलेगा एक दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, मैंने इसलिए छोड़ दिए, बोले ये तो विद्यार्थी कर लेगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, और यही एग्जाम में टपक गया। मैंने कंप्लीट यूनिट कराई, एक चीज़ छोड़ दी और यही एग्जाम में टपक गई। आप बोलोगे अरे उस मास्टर को कोई नॉलेज ही नहीं है, उस मास्टर को ये पता ही नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अरे आ जाते हैं, आजकल हर कोई टीचर बना फिरता है, तो ऐसी ऐसी बातें स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में करता है। तो आप मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, इसलिए मैं हर एक चीज़ को टच करके चल रहा हूँ। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार हर एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहा है, या फिर हमें इतना भी क्या कमज़ोर समझा जा रहा है कि यार कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। कभी कभार तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी बता दिया, या फिर एंटी पदार्थ के बारे में बता दिया, क्योंकि एंटी पदार्थ आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अपने सिलेबस में है, जो भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पढ़ें, वो हर एक चीज़ को अपन टच करके चलें। अब देखो एंटी पदार्थ क्या होता है। देखो मेरे को एक बात बताओ, पदार्थ क्या होता है। मैं आपसे पूछूं, एंटी पदार्थ छोड़ो ना एक बार, पदार्थ क्या होता है। तो आप कहोगे सर पदार्थ क्या होता है कि अपने यानी छोटे छोटे यौगिक मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये पता है। फिर यौगिक किससे मिलकर के बना होता है, तो आप कहोगे सर अणुओं से मिलकर के यौगिक बनता है, बिल्कुल। फिर अणु किससे मिलकर के बना होता है, तो आप कहोगे सर परमाणु से मिलकर के अपने अणु बनते हैं। और परमाणु किससे मिलकर के बना होता है, तो आप कहोगे सर वर्तीय कक्षाओं से मिलकर के बना होता है। वर्तीय कक्षाओं और साथ में अपना नाभिक, इन सब से मिलकर के अपना क्या बना होता है, परमाणु। यानी वर्तीय कक्षाओं और नाभिक से मिलकर के अपना परमाणु बनता है। परमाणु आपस में मिलते हैं अणु बनता है, अणु आपस में मिलते हैं यौगिक बनता है, और यौगिक आपस में मिलता है तो पदार्थ बनता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगला पूछ रहा है एंटी पदार्थ, कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया अगले ने। अब एंटी पदार्थ पूछा है तो यहाँ पे एंटी लगा दो ना, और क्या है। पदार्थ और एंटी पदार्थ में बार का ही तो फर्क है, एक प्रकृति का ही तो फर्क है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे कि जिस प्रकार से आप डेफिनेशन में क्या दोगे कि जिस प्रकार से अपना पदार्थ वर्तीय, अपना सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि जिस प्रकार से वृत्तीय कक्षाएं और नाभिक मिलकर के परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणु आपस में मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं, अणु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपना एंटी पदार्थ में भी क्या होगा, पहले एंटी पदार्थ एंटी यौगिकों से मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटे तौर पे देखें, एंटी यौगिक अपना एंटी अणुओं से मिलेगा, एंटी अणुओं से मिलकर के बना होगा। एंटी अणु अपने एंटी परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे, एंटी अणु अपने एंटी परमाणु से मिलकर के बने होंगे, और एंटी परमाणु अपने एंटी नाभिक और एंटी वर्तीय कक्षाओं से मिलकर के बना होगा। एंटी वर्तीय कक्षाओं पे, एंटी वर्तीय कक्षाओं से मिलकर के बना होगा। तो इस बात में तो कोई डाउट, कोई फेरबदल वाली बात नहीं है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन थी और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आशा कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ा जाए। तो आगे का टॉपिक अपन लेते हैं, अब एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है अपने एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन क्या आता है अपना, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवाता है कि अपना म्योन सिद्ध कीजिए, म्योन जो कि म्यू माइनस से अपन लिखते हैं, वो मेसोन नहीं होता है। जो म्योन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मेसोन नहीं होते हैं। ये चीज़ ही सिद्ध करवा रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे वो पार्टिकल सारणी जिन्होंने पढ़ रखी है, जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रखा है, एक भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आएगी ही नहीं। और आपको एक मैं आपको बता दूं, एक हिंट आपको दे दूं कि अपना जो म्यून पार्टिकल होता है ना, ये फर्मी पार्टिकल होता है। अब बताओ, अब दो टाइप से स्टूडेंट इस चीज़ का आंसर दे सकता है। अब इतना मैंने आपको बता दिया तो आपको माइंड में ज़रूर खटका होगा यार,
कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सा आंसर यहाँ पे देना है, सिद्ध करना है कि म्यून आपका मेसोन नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको पार्टिकल्स सारणी में जाना है। अपने पार्टिकल्स के टाइप पढ़े, म्यून पार्टिकल्स कौन सा होता है, मेसोन पार्टिकल्स कौन सा होता है। अगर ये आपको पता चल गया ना तो ये क्वेश्चन किस चीज़ की बड़ा है। फिर ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इंटरेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेक्शन के आधार पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर अगर इस चीज़ का दो आधारों पे अपन इस चीज़ के दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं। मैं इंटरेक्शन के आधार पर दे रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेक्शन के आधार पर मेरे भाई एक बात बताओ, ये म्यून कौन सा पार्टिकल था। तो आप कहोगे यार म्यून था वो तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किस अन्योन्य क्रिया से मिलकर के बने होते हैं, किस अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित होते हैं। तो आप कहोगे सर दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स अपने दुर्बल अन्योन्य क्रिया से मिलकर के बने होते हैं, इनमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया लगती है। जबकि अगर अपन बात करते हैं मेसोन की, तो मेसोन क्या होते हैं भाई, मेसोन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो आप कहोगे सर हेड्रॉन पार्टिकल होते हैं। मेसोन कौन से पार्टिकल होते हैं, हेड्रॉन पार्टिकल होते हैं। और हेड्रॉन पार्टिकल कौन सी अन्योन्य क्रिया से मिलकर बने होते हैं, कौन सी अन्योन्य क्रिया इनके लिए परिभाषित होती है। तो ये बोलोगे आप प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए परिभाषित होता है। तो एक आंसर तो ये हो गया कि अपना म्यून होता है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। और चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दुर्बल अन्योन्य क्रिया द्वारा बना होता है, या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से पर दुर्बल अन्योन्य क्रिया कार्य करती है। जबकि अपना मेसोन होता है वो हेड्रॉन पार्टिकल होता है, और हेड्रॉन पार्टिकल पे प्रबल अन्योन्य क्रिया कार्य करती है। तो ये क्या होता है कि म्यून मेसोन नहीं हो सकता। एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब देखो दूसरे टाइप से भी अपन इसकी बात कर सकते हैं, और दूसरा टाइप भी आपको मैंने बताया कि फर्मी कण होता है। तो अपन इसका आंसर स्पिन के आधार पर भी दे सकते हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा ना भाई, अब तो आपको याद भी आ गया होगा स्पिन के आधार पर आप कैसे आंसर कर पाओगे, कैसे आंसर दे पाओगे। ध्यान से सुनना, स्पिन के आधार पर देखें अब दूसरा आंसर अपन स्पिन के आधार पर आप कैसे आंसर दे पाओगे। ध्यान से सुनना, म्यून अपना फर्मी कण होता है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपना म्यून होता है वो फर्मी कण होता है। जबकि अपन बात करें मेसोन की, मेसोन पार्टिकल की बात करें जो कि बोसोन से मिलकर के बने होते हैं, मेसोन पार्टिकल जो कि बोसोन से मिलकर के बने होते हैं। और बोसोन का जो चक्रण के आधार पर बात कर रहे हैं तो स्पिन होता है ना, बोसोन का जो स्पिन होता है, जो चक्रण होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। बोसोन का स्पिन क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जबकि अगर अपन बात करें फर्मी पार्टिकल की, या फिर ये फर्मी पार्टिकल को अपन फर्मियोन भी बोल सकते हैं। और फर्मियोन में चक्रण के आधार पे अपन ने देखा था कि फर्मियोन पार्टिकल्स का जो चक्रण होता है वो 1/2 के विषम गुणज के रूप में होता है। 1/2 के क्या होता है मेरे भाई, विषम गुणज के रूप में होता है। तो चूंकि म्यून तो मेसोन हो ही नहीं सकता, म्यून तो क्या नहीं हो सकता, मेसोन नहीं हो सकता। तो एक बार ज़रूर इसको थोड़ा ध्यान दें और देखें। तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वैसे पार्टिकल फिजिक्स आसान बहुत है, बस थोड़ा बहुत ध्यान देने की देरी है, बाकी आसान ही है सब कुछ चीज़ें। कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें कोई कंसेप्ट लगता नहीं है। बाकी मुझे तो दोनों बुक से आसान यही लगती है। और अगर पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स की भी मैं बात करूं तो भले ही ये बाकी की 3 यूनिट से थोड़ी बड़ी हो सकती है, बाकी आसान ये सबसे आसान यही मुझे लगती है, और बहुत प्यारी भी लगती है। और आपकी मर्जी भाई आप कैसे इसे डील करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ। पढ़ लिया जाए, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ तो पढ़ लेते हैं यार, आज थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही है, फिर ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे अपन, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए तो ठीक काम होगा। अब चलिएगा देखते हैं कंजर्वेशन लॉ के ऊपर अपन बात करते हैं। संरक्षण नियम, पहली बात तो मेरे को ये बताओ संरक्षण नियम होता क्या है। तो आप कहोगे कि यार अभिक्रिया से पूर्व कुल मान अभिक्रिया के पश्चात कुल मान के बराबर हो तो उसे अपन कहते हैं संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ। अभिक्रिया से पूर्व कुल मान अभिक्रिया के पश्चात कुल मान के बराबर हो तो उस नियम को अपन कहेंगे कंजर्वेशन लॉ। अपने पार्टिकल फिजिक्स में 2 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ अपन को देखने को मिलेंगे। एक तो होगा यथार्थ कंजर्वेशन लॉ,
एक तो होगा यथार्थ, एक तो कौन सा होगा भाई, यथार्थ कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा होगा सन्निकटन कंजर्वेशन लॉ। तो सन्निकटन में 5 कंजर्वेशन लॉ इसमें पढ़ेंगे और 6 कंजर्वेशन लॉ इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यथार्थ कंजर्वेशन लॉ को पकड़ते हैं। यथार्थ कंजर्वेशन लॉ कौन सा होता है कि जो सभी अभिक्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो, जो सभी रिएक्शन के लिए क्या हो, पूर्ण रूप से लागू हो। सभी रिएक्शन पे पूर्ण रूप से लागू होने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया आ जाए, सभी रिएक्शन से यहाँ पे आज तात्पर्य है अपना अन्योन्य क्रिया से, सभी अन्योन्य क्रियाओं के लिए क्या हो, पूर्ण रूप से लागू हो। देखो चाहे यथार्थ कंजर्वेशन लॉ है, अपना यथार्थ संरक्षण नियम है, इसमें कोई सी भी अन्योन्य क्रिया आ जाए, प्रबल अन्योन्य क्रिया आ जाए या दुर्बल अन्योन्य क्रिया आ जाए, ये सबके लिए लागू होता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, यथार्थ संरक्षण नियम। जबकि अगर अपन बात करें सन्निकटन संरक्षण नियम की, तो ये केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए ही लागू होता है। केवल और केवल किसके लिए लागू होगा मेरे भाई, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू होगा, ये दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू नहीं होता है। तो ऐसा कंजर्वेशन लॉ जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू हो, उसे तो अपन बोल देंगे सन्निकटन संरक्षण नियम। और ऐसा अपना कंजर्वेशन लॉ जो सभी अन्योन्य क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो। सभी अन्योन्य क्रियाओं में अपनी प्रबल अन्योन्य क्रिया भी आ गई और अपनी दुर्बल अन्योन्य क्रिया भी आ गई। दुर्बल अन्योन्य क्रिया और प्रबल अन्योन्य क्रिया दोनों के लिए पूर्ण रूप से लागू हो, उसे अपन बोल देंगे यथार्थ संरक्षण नियम। और जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए लागू होता है, उसे अपन बोलेंगे सन्निकटन संरक्षण नियम। अब अपन सबसे पहले यथार्थ संरक्षण नियम की ही बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब देखो इसके 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स अपन यथार्थ संरक्षण नियम में आपको देखने को मिलेगा। एक तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 6 नियम अपन पढ़ेंगे यथार्थ संरक्षण नियम के 6 नियम। और वो कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनना, देखना 6 नियम कौन कौन से होंगे वो अपन पढ़ेंगे। एक तो आएगा लेप्टोन कंजर्वेशन लॉ, लेप्टोन कंजर्वेशन लॉ, बेरियन कंजर्वेशन लॉ, बेरियन कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और एक हो गया अपना चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, ये 6 कंजर्वेशन लॉ अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखो मेरे को यार थोड़ा, आपको भी लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग लेक्चर लग रहा होगा, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे को भी इतना आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा यार पेन कर रहा है। और अपन इस चीज़ को कल देखते हैं, वरना घास काटने से कोई मतलब नहीं रहेगा। फड़ा तो दूंगा लेकिन घास ही कटेगा, उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी यार। मेरे को भी नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको भी लग रहा होगा यार लेक्चर में आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पेन को तो आज यहीं पे रखते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन सब कंजर्वेशन लॉ को और कैसे इनके टाइप्स रहते हैं, कैसे इन कंजर्वेशन लॉ को अपन को सोल्व करना है। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने फिजिक्स को यूं ही दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।